हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों को हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। सॉलिड स्टेट की अपनी क्लास लेक्चर 9 तक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, उसके अंदर आपने बात सीख ली होगी। मैं बात कर रहा था, पहले बता दूँ आपको, थोड़ा पिछली बार रिवाइज करवा दूँ। मैंने पहले बात की थी कंट्रीब्यूशन की। मैंने कहा था जब पार्टिकल कोने पर होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है भाई 1/8। मैंने कहा था जब पार्टिकल फेस के ऊपर फलक पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। मैंने कहा था जब पार्टिकल सेंटर में होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा काउंट होगा। जब पार्टिकल बॉडी डायगोनल यानी काय विकर्ण के ऊपर होगा तो भी पूरा का पूरा आइटम किसके अंदर काउंट होगा, क्यू के अंदर। जब पार्टिकल फेस डायगोनल यानी फलक विकर्ण पे होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। और मैंने कहा था जब पार्टिकल किनारे पे यानी एज पे होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन था 1/4। मैंने उस दिन 3D इमेजिंग करके आपको पूरा बता दिया था बात। फिर मैंने बात की टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। मैंने कहा था यूनिट सेल को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक तो बांट सकते हो आप अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर, और एक बांट सकते हो आप सेल पैरामीटर के आधार पर। फिर मैंने बात की थी अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर आपकी यूनिट सेल बेसिकली 3 ही चलती है सिलेबस में, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। फिर मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी एंड सेंटर्ड और ये बताई थी आपको हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल की कंप्लीट चर्चा मैं बात करूंगा जब पैकिंग पढ़ाऊंगा, जब उससे पहले उसकी कोई बात नहीं करेंगे। तो पहले बात करें सिंपल की, बॉडी की, फेस की और एंड सेंटर्ड की। तो मैंने कहा था सिंपल क्यूबिक सेल क्या होगी, चाहे आप सिंपल की बात करो, चाहे बॉडी की बात करो, चाहे फेस की बात करो, चाहे एंड सेंटर्ड की बात करो, चारों की चारों यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल होंगे वे कोने पे तो व्यवस्थित होंगे ही होंगे। ये बात ध्यान रखना, किसी भी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कोने पर तो व्यवस्थित होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो फीचर इस यूनिट सेल की है वो हम अलग से डिटरमाइन कर लेंगे। तो पहली बात की थी मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। मैंने कहा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कोने पे भी होते हैं और साथ में क्या होता है भाई, ओनली फॉर ओनली कॉर्नर पर। तो मैंने कहा था एक कोने पर जो पार्टिकल बैठा होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। टोटल कॉर्नर हमारे पास 8, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 1/8 से, तो हमारे पास रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी मैं कहूँगा टोटल एटम उस यूनिट सेल के अंदर कितने काउंट होंगे हमारे पास, 1। ठीक है। फिर मैंने बात की थी बॉडी सेंटर्ड की। मैंने कहा था बॉडी सेंटर्ड के अंदर पार्टिकल कोने पर तो होंगे ही होंगे, साथ में एक होगा बॉडी के सेंटर में। और मैंने कहा था जो एटम बॉडी के सेंटर में होता है बताओ कंप्लीट काउंट होता ही नहीं होता। तो एक एटम तो बीच वाला काउंट कर लेंगे और एक कहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि 1/8 8 कोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 और वो 1/8 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा अपने पास, और एक बॉडी सेंटर का, तो एक अपने पास कितने, 2। मैंने कहा था बॉडी सेंटर की जो रैंक ऑफ यूनिट सेल आती है अपने पास आती है 2। फिर मैंने बात की थी फेस सेंटर की। मैंने कहा था फेस सेंटर के अंदर पार्टिकल कोने पर तो होंगे ही होंगे, साथ में हर फेस के सेंटर पे होगा। और मैं कहता जो फेस के ऊपर जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, 1/2, यानी वो कितना योगदान देता है अपना, हाफ। अब टोटल फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक के ऊपर हाफ है तो 6 के ऊपर कितने होंगे, हाफ मल्टीप्लाई 6 कर दो, 3 तो आ जाएंगे, और कॉर्नर से कितने आएगा हमारे पास, 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4। तो मैंने कहा था फेस सेंटर्ड के अंदर जो हमारे पास रैंक ऑफ यूनिट सेल आती है वो कितनी आती है भाई, 4। ठीक है। उसके बाद बात करने वाले थे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो मैंने कहा था इसके अंदर पार्टिकल कोने पर तो होते ही होते हैं, अगर कोने पर है तो 1/8 इंटू 8 कर लोगे आपके पास 1 आ जाएगा। और कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा। अब चाहे आप ये वाला फेस ले लो, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला, ओनली 2। तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ले लिया अगर आपने, तो हाफ तो ऊपर वाले, अगर हाफ नीचे वाला था, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा अपने पास, एक तो इसका जाएगा और एक अपने पास कॉर्नर का। टोटल रैंक कितनी आएगी अपने पास उसकी, 2। यहाँ तक ये बात कर चुके थे। अब मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो मैं करवाता हूँ, बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको सोल्व करके मैं बताना भाई, और फिर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है, जो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आपसे कहेगा कि मान लो एक कोई यूनिट सेल है, कोई सिर्फ दे देगा एनी, उसके अंदर जो ए पार्टिकल है, क्या कह रहा है सुना ध्यान से बात, मैं पूरी नहीं लिख रहा थ्योरी, मैं बात कर रहा हूँ चर्चा वाले, कि कोई यूनिट सेल है उसके अंदर ए पार्टिकल घन के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है भाई, कॉर्नर पर। देखो क्या कह रहा है कि कोई क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर ए पार्टिकल घन के कहाँ पे व्यवस्थित है, कोने पे। और जो बी पार्टिकल है वो घन के फेस पर यानी फलक पर स्थित है। कह रहा है कि ये तो कोने पर स्थित है और साथ में कहाँ पे है भाई, फलक। कह रहा है कि कोई एक यूनिट सेल है, कोई एक सॉलिड है जिसके अंदर ए पार्टिकल तो घन के कोने पर है और बी पार्टिकल घन के कहाँ है, फलक पे। तो बताइए उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, यानी उस सॉलिड का फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है कि वो कौन सा सॉलिड होगा जिसके अंदर ए पार्टिकल तो घन के कोने पर होंगे और बी पार्टिकल घन के फलकों पर होंगे। अब सुनो बात ध्यान से, मैं पहले काम क्या करेंगे अपन, इधर तो लिख लेंगे ए, इधर लिख लेंगे अपने पास बी, ठीक है, और फॉर्मूला निकालना है अपन को कि ए तो क्या होगा और बी क्या होगा। सुना ध्यान से बात, उसने कहा है ए पार्टिकल घन के कहाँ पे, कोनों पर। अब भाई मैंने कहा था जब पार्टिकल घन के कोने पर होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, 1/8। एक की तो बात कर रहा हूं तो एक नीचे लिखूंगा इसको कि जब पार्टिकल ए घन के कोने पर है तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा भाई, 1/8। अब घन के अंदर कोने कितने होते हैं, 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। बताओ करेंगे नहीं करेंगे, यही तो बात है।
भाई आपने कहा, उसने ये कहा है कि ए पार्टिकल घन के कोने पर है, तो कोने के ऊपर कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कोने अपने पास 8, तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ए कितना आ जाएगा भाई 1 आएगा। अब आ जाओ बी के लिए, क्या कह रहा है कि जो बी पार्टिकल है वो घन के फेस यानी फलक पर है। भाई घन के अंदर फलक कितने होते हैं 6, कितने होते हैं भाई 6 होते हैं। और आपको बताया था जब पार्टिकल फेस यानी फलक के ऊपर होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, तो 2 3 6, तो एक तो ए हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा मैं 3, तो मैं कहूँगा तो फॉर्मूला बन के आएगा ए तो 1 है, तो एक को ये नीचे 1 और बी कितने मेरे पास 3, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं AB3। दैट इज आंसर कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा AB3। बात समझ में आ रही है? अगर ए कोने पर है और बी फलक पे है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो बात है सिंपल बोर्ड एग्जाम के लेवल की। जब JEE मेन एडवांस के आप एग्जाम दोगे, नीट के एग्जाम दोगे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इससे ऊपर है, अप है। वो कैसे अप होगा बताऊंगा मैं आपको, बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी आप बेसिक सीखिए कि अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आते तो आप सिंपल आंसर दे सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें क्वेश्चन का लेवल कुछ प्रकार होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल सोच के बता दिया। मान लो आपसे ऐसे कहता कि जो बी परमाणु है, क्योंकि कॉर्नर पर तो होता ही होता है, बी जो परमाणु है वो बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर में है, यानी मैं कहूँ घन केंद्र पर। अगर ये तो ऐसा कैसे होगा कोने पर है तो, और बॉडी के सेंटर है, तो बॉडी के सेंटर बताओ पूरा का पूरा काउंट होता ही नहीं होता। एक काउंट करूंगा पूरा तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा ए बी बन के आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो आपको देखना है पोजीशन और कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया, मैंने कहा था बिना कंट्रीब्यूशन आप ऐसे एग्जाम्पल सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज की सीट मैं आपको दे दूंगा, उसको आपको सोल्व करना है और फिर नहीं होता तो मेरे से पूछोगे आप, ठीक है। धन्यवाद। हाँ भाई, आगे की हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले सेल पैरामीटर के आधार पर कि सेल पैरामीटर के आधार पर आपकी जो यूनिट सेल है वो कितने प्रकार की होती है। मैंने कहा था 2 तरह की यूनिट सेल होगी, एक तो अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर, उसका वर्गीकरण पढ़ चुके, और एक बात करेंगे हम सेल पैरामीटर के आधार पर। अब पहली बात है कि सर सेल पैरामीटर से मतलब आपका है क्या। देखो मैंने आपसे कहा था कि पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर हम जिस यूनिट सेल को पढ़ने वाले हैं उस यूनिट के सेल का नाम क्या है भाई, क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी है वो, क्यूबिक। यानी हमको सेल पैरामीटर भी किसके ध्यान रखने हैं, क्यूबिक के। देखना ध्यान से, मैं पहले क्यूबिक के आपको सेल पैरामीटर दिखाता हूं कि क्यूबिक सेल के अंदर सेल पैरामीटर से मतलब है क्या। एक क्यूब बना ले पहले अपन, ये लो जी बढ़ेगा क्यूब। अगर इसको मैं इधर बढ़ाता हूं तो ये एक्स हो गया मेरे पास, इसको मैंने वाई मान लिया और ये अपने पास होगी जेड एक्स, ठीक है। आप जानते हो कि जो अपने पास क्यूब होता है उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती है बराबर, तीनों बराबर होती है। मैं कहूँ ये वाली और ये वाली और ये वाली तीनों की लेंथ क्या होगी बराबर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी हो। लेकिन यहाँ दिखाने के लिए मैं तीनों को अलग अलग दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अगर मान लो इसको मैं ए मानता हूँ, इसको लेंथ को मैंने मान लिया ए, ठीक है। इस लेंथ को मैंने मान लिया इस वाली को बी, और इस लेंथ को मैंने मान लिया, मैंने कहा था ये वाली हो चाहे ये वाली, कोई सी ले लो तो दोनों सेम ही है। ये सी है, ये बी है और ये, तो मैं कह सकता हूँ ए इजकल टू क्या होगा बी, इजकल टू क्या होगा सी। क्योंकि आप जानते हो घन के अंदर तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, एज, वो लेंथ, एज, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती है अपने पास बराबर। लिख दिया मैंने ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ठीक है। अब सुना ध्यान से, आपके सामने ये ए है, दिख रही है आपको, ए के जस्ट सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल ध्यान देखना, अलग से चौक शो करता हूं उसको मैं। ये ए है अपने पास, ए के जस्ट सामने वाला एंगल, जस्ट ए के सामने वाला, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको ए माना है तो ए के जस्ट सामने वाला एंगल कहलाता है अल्फा एंगल। कौन सा एंगल, अल्फा। ए के सामने वाला, बी के सामने वाला एंगल ये वाला होगा अपने पास, ये वाला। ए के सामने वाला एंगल कहलाएगा अल्फा, बी के सामने वाला एंगल कहलाएगा बीटा। कौन सा कहलाएगा, बीटा। और सी के सामने वाला एंगल ये होगा कि नहीं होगा, ये वाला, ये कहलाएगा मेरे पास गामा एंगल। देखो आप, ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल होगा अपने पास गामा। तो मैं कहूँगा एंगल कौन कौन से अपने पास, अल्फा, बीटा इजकल टू गामा। तीनों एंगल कितने होंगे भाई, 90 के होंगे नहीं। देखो आप, ये भी 90 है भाई, भी दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन बाकी ऐसा होगा प्लेन में, ये भी 90 और ये भी कितना होगा 90। तो अल्फा इजकल टू बीटा इजकल गामा इजकल टू कितना होता है 90। यानी क्यूब के अंदर तीनों एंगल भी क्या होते हैं बराबर। तो आपने जो लिखा है ना ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इनको भी बोला जाता है सेल पैरामीटर। इनको ही क्या बोलते हैं हम, सेल पैरामीटर। ये जो आपने लिखे ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, यानी इसको तो बोलते हैं अपन, इसको तो बोलते हैं एक्सियल लेंथ, इसको बोलते हैं हिंदी में अक्षीय दूरी,
और इसको बोलते हैं अपन इसको एक्सियल एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में अक्षीय कोण। तो मैं कहूँगा अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी है, इनको ही बोला जाता है सेल पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं? सेल पैरामीटर। और हर यूनिट सेल के लिए सेल पैरामीटर अलग अलग होंगे भाई, क्योंकि मैंने कहा था आप सॉलिड स्टेट के अंदर ओनली क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हो, बाकी यूनिट सेल तो बहुत सारी होती है, लेकिन इसको इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसको पढ़ना बिल्कुल आसान होता है, और यूनिट सेलों का अध्ययन इतनी आसानी नहीं कर पाते, और क्यूबिक यूनिट सेल का अध्ययन करना बिल्कुल आसान होता है, सिंपल होता है। इसलिए पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर जिसकी हम चर्चा करते हो सेल का नाम ही क्या होता है? क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि सेल पैरामीटर आपने क्यूबिक यूनिट सेल के बताए, लेकिन सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल टोटल 7 प्रकार की होती है, टोटल 7 प्रकार की आपको यूनिट सेल मिलेंगी सेल पैरामीटर के आधार पर। क्योंकि सेल पैरामीटर तो आपने क्यूब का बनाया, सेल तो और भी सारी होती है, नहीं होती। तो उनको दिखाने वाला सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, सेल पैरामीटर के आधार पर सबसे पहले यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था भाई ब्रेविस। उसको बोलते हैं ब्रेविस, हिंदी में आप बोलते हो ब्रेविस। सबसे पहले सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करने वाला जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट नाम था ब्रेविस। इसलिए इन लैटिसों को बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं इनको? ब्रेविस लैटिस। सबसे पहले सेल पैरामीटर के आधार पर जो लैटिसों को क्लासिफिकेशन करने वाला साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट नाम था ब्रेविस, इसलिए उन लैटिसों को बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। और ब्रेविस लैटिस के अनुसार जो टोटल यूनिट सेल होती है वो होती है 7 प्रकार। कितने प्रकार होती है? 7 टाइप की। अब वो 7 टाइप कौन कौन से हैं और उनके अंदर सेल पैरामीटर कौन कौन से होंगे वो मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपके सामने बोर्ड पे सारणी बना रहा हूँ, ध्यान से देख रहा हूँ सारणी को। उस सारणी से डेफिनेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। उस सारणी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक मिनट, उस सारणी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और वो सारणी देने वाला साइंटिस्ट कौन था? ब्रेविस, इसलिए उन लैटिस को बोलते हैं अपन ब्रेविस लैटिस। अब देखना बात ध्यान से कि सर वो ब्रेविस लैटिस है कौन कौन से। तो मैंने क्यूब के बारे में बता दिया, क्यूब के सेल पैरामीटर क्या होंगे? ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के वाला बीटा और ये वाला गामा, तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों लेंथ भी क्या होंगी? इक्वल। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ब्रेविस लैटिस कौन कौन से। देखो कि जो ब्रेविस थे उन्होंने 7 क्यूबिक यूनिट सेल की चर्चा की थी और उनको ब्रेविस लैटिस बोला था। वो 7 कौन कौन सी है? तो यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं क्रिस्टल, कि क्रिस्टल लैटिस कौन कौन से। यहाँ लिखेंगे अपन उनकी एक्सियल लेंथ, अक्षीय दूरी। यहाँ लिखेंगे अपन एक्सियल एंगल, और यहाँ लिखेंगे उसके अंदर यूनिट सेल, कि उसके अंदर कौन कौन से यूनिट सेल प्रेजेंट होते। एग्जाम्पल की चर्चा हम नहीं करेंगे, एग्जाम्पल आज से कोई एग्जाम पूछे नहीं जाते। पूछी जाएगी आपसे एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल, कि बताओ इस यूनिट सेल के अंदर एक्सियल एंगल क्या है और एक्सियल लेंथ क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। 7 कौन कौन से? देखो, पहला अपने पास होता है क्यूबिक, दूसरे अपने पास होता है टेट्रागोनल। ट्रिक बता दूंगा, याद करने की ट्रिक कैसे होती है। अपने पास होता है फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर अपने पास 4 जो अपने पास आता है वो आता है सिटी मोनोक्लिनिक, फिर अपने पास आता है ट्राइक्लिनिक, फिर अपने पास आता है हेक्सागोनल, और सबसे लास्ट में अपने पास आएगा 5, 6 और 7, उसका नाम होगा रोम्बोहेड्र। ये अपने पास होते हैं 7 क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्र। इसको बोलते हैं हिंदी में गणीय। जानते हैं इसको तो आप, इसको बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। ये हिंदी वाले नाम बहुत अलग से हैं भाई, हिंदी में देख लेना, थोड़ी लिखने में गड़बड़ हो जाए। ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं विषम लंबाक्ष, इसको बोलते हैं एकंताक्ष, इसे बोलते हैं त्रिंताक्ष। इससे बढ़िया देख लो इंग्लिश वाले नेम अच्छे हैं, त्रिंताक्ष। इसे बोलते हैं षटकोणीय, हेक्सागोनल क्या बोलते हैं? षटकोणीय। और उसको बोलते हैं त्रिशमंताक्ष। ये होते हैं नेम। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्र। ये थी 7 यूनिट्स है। हम तो पूरी सॉलिड स्टेट में चर्चा ही किसी करते हैं क्यूबिक की, बाकी होती 7 तरह की है। और इन 7 बोला था ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस जालक बोलते हैं। अब देखना ध्यान से, पता है क्यूबिक के अंदर क्या होती है? A = B = C, अभी देख क्या है, और अल्फा = बीटा = गामा = कितना होता है अपने पास? 90। अब देखो इनको लिखने का तरीका, चलते चलो भाई और अलग अलग करते जाना। A = B = C, नेक्स्ट में क्या करोगे? A = B, नॉट इक्वल टू कर देना C। इससे अगले में क्या करोगे? ऑर्थोरोम्बिक में यहाँ
सेम था, इसको अलग कर दिया, अब दोनों को अलग कर दो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब चलने दो भाई, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पहले में, दूसरे में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कर देना, तीसरे में क्या कर दोगे, तीनों का इक्वल, फिर नेक्स्ट में भी यही होगा, नॉट इक्वल आएगा, इससे नेक्स्ट में ट्रायंगल में भी यही होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, ऐसे चलेगा। अब वही ऊपर वाली कहानी दो रहा हूँ, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे चलने दो वापस। हेक्सागोनल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसकी कहानी ऊपर वाली जैसी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा होगा। देखो जो ऊपर है वो लास्ट में, जो सेकंड में है वो सेकंड लास्ट, और बीचों के तीनों क्या होंगे अपने पास, एक जैसे। ठीक है, अभी दो, पहले में 90 है अल्फा, दूसरे में वैसा ही होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, इसके अंदर भी तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। इधर भी ऐसा ही होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना होता है, 90, तीनों के अंदर एंगल भी सेम चलेंगे। अब देखो आगे मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 बीटा नॉट इक्वल टू 90, इसके अंदर क्या होता है, अल्फा गामा तो 90 होते हैं लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है। इधर आ जाओ ट्राइक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये अपने पास होता है ट्राइक्लिनिक। इधर आ जाओ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में होता है अल्फा और बीटा तो अपने पास 90 डिग्री के, और गामा अपने पास होता है 120 डिग्री का, ये हेक्सागोनल की कहानी। इधर आ जाओ रोम्बोइडल, रोम्बोइडल में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये तीनों नॉट इक्वल टू होंगे अपने पास 90 के, ये लो बन गया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दूसरे में क्या होगा, नॉट इक्वल कर, तीसरे में दोनों नॉट इक्वल, फिर नॉट इक्वल, फिर नॉट, फिर ऊपर वाली कहानी दोहरा दो, और फिर ये वाली। यहाँ पे क्या होंगे, पहले तीनों के तीनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे, फिर अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल 90 बीटा नॉट इक्वल 90 आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90, फिर अल्फा बीटा तो 90 और गामा 120 का होता है यहाँ पे, और अल्फा इक्वल टू बीटा जो गामा नॉट इक्वल 90। अब एग्जाम में क्या पूछेगा एक बार कि टेट्रागोनल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बताओ एक्सियल लेंथ तो क्या होगी और एक्सियल एंगल क्या होगा, तो आपको याद रखना है। बता दिया ट्रिक को मैंने, याद कैसे रखते हैं। अब सुनो ध्यान से, आपको पता है एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, आपको पता है एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमने 4 सेल बनाई थी, सिंपल, बॉडी, फेस सेंटर और एंड सेंटर, एक के अंदर। अब एक के अंदर 4 बनती है तो अपने पास यहाँ कितनी है, 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करो 4 से, बताओ कितने लैटिस बन के आएंगे, 28। अरे भाई आपने जो क्यूबिक यूनिट सेल ली थी तो एक क्यूबिक से आपने सिंपल क्यूबिक बनाया, बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाया, फेस सेंटर क्यूबिक बनाया, एंड सेंटर क्यूबिक बनाया, तो शायद इनसे भी तो 4-4 बनती होंगी, टेट्रागोनल सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल बॉडी सेंटर, टेट्रागोनल फेस सेंटर, टेट्रागोनल एंड सेंटर। तो अगर 1 से 4 है तो 7 से बताओ 8, 28 बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन हम उन 2800 की चर्चा नहीं करते, हम उन 28 के 28 लैटिस चर्चा नहीं करते, हम ओनली यहाँ पे चर्चा करते हैं ओनली 14, ओनली 14 लैटिसों की चर्चा की जाएगी, बाकी की 14 लैटिस की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एक के अंदर 4 है तो 7 के अंदर 28 बननी चाहिए थी। लेकिन ब्रेविस ने देखा कि ओनली 14 लैटिसों की चर्चा वो यहाँ पे करता है, इसलिए उनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। अब देखना है कि सर इनके अंदर तो कौन कौन सी होगी, इनके अंदर कौन कौन सी होगी। सुना ध्यान बस, क्यूबिक के अंदर जो अपने पास होती है यहाँ पे अपने पास होंगी 3 कौन कौन सी होंगी, देखो ध्यान से, एक तो सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर और ये अपने पास होती है फेस सेंटर, 3 ही होती है यहाँ पे। इसके अंदर अपने पास होती है 2 कौन कौन की, एक तो सिंपल क्यूबिक और एक बॉडी सेंटर, 2 ही होती है अपने पास। यहाँ जाओ, यहाँ पे चारों की 4 होती है भाई, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, चारों क्यूबिक सेल पाई जाती है ऑर्थोरोम्बिक की। यहाँ जाओ, जो प्रेजेंट में है जिनका स्टेबिलिटी है, बाकी होती तो ईसीसी भी है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, जिनकी स्टेबिलिटी उनकी चर्चा करें हम यहाँ पे। यहाँ जाओ, यहाँ अपने पास होगी 2, ये तो सिंपल क्यूबिक होगी अपने पास और ये पास होगी एंड सेंटर्ड, और यहाँ पे तीनों में होंगी 1-1, और 1-1 कौन सी होगी, यहाँ सिंपल क्यूबिक, यहाँ भी सिंपल क्यूबिक और यहाँ भी सिंपल क्यूबिक। अब आप देखो गिनो, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, 14, टोटल लैटिस कितने अपने पास, 14। तो ये जो 14 लैटिस है इनको ही बोलते हैं अपन ब्रेविस लैटिस, इनको ही क्या बोलते हैं अपन, ब्रेविस लैटिस। तो मैं कहूँगा एक के अंदर 4 है तो 7 के अंदर 28 होनी चाहिए थी, लेकिन 28 के अंदर केवल 14 लैटिसों का अध्ययन करते हैं, उन 14 लैटिसों को बोला गया ब्रेविस लैटिस। इसको बोलते हैं सेल पैरामीटर के आधार पर क्यूबिक यूनिट सेल का वर्गीकरण। देख लो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइड। इसे शॉर्ट में याद कर सकते हो आप, CT-OM-TOR, CT-OM-TOR, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोइड। ये दुनिया तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये एंगल आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम जैसे मान लो पूछ लिया क्यूबिक यूनिट सेल में, अब ये तो पूछेगा क्योंकि ये तो सबसे सिंपल है, पूछा जाता है ये तो टेट्रागोनल का, एक हीस का, सबसे ज़्यादा स्टार्ट इसके ऊपर ही है। ट्राइक्लिनिक का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ट्राइक्लिनिक देखो नाम ट्राई है तो यहाँ भी तीनों अलग होंगे और यहाँ भी तीनों क्या होंगे, अलग, इस प्रकार पूछ सकता है, इसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ये थे अपने पास सेल पैरामीटर के आधार पर क्यूबिक यूनिट सेल का वर्गीकरण। देख लो आप ध्यान से, सेल पैरामीटर के आधार पर क्यूबिक यूनिट सेल का वर्गीकरण।
तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि सेल पैरामीटर के आधार पर जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल क्या क्या होता है। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको कि ट्राई करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये बना देगा, ये बना देगा, तो अगर ये दोनों मिलते हैं तो सही होगी और बाकी कथन क्या होंगे, सारे रॉन्ग। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, और इसके अंदर कौन सी क्यूबिक सेल होती है, केवल एक, और वो भी कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक। अब तुम सोच रहे होंगे सर 14 तो आपने बता दिए ब्रेविस लैटिस, अब जो बच गए 14, भाई 28 है ना, 28 में 14 तो बता दिए सर आपने ब्रेविस लैटिस, अब जो बच गए 14 उनको क्या कहते हैं, ये जो रिमेनिंग बचे हैं 14 इनको क्या बोलता है, या आपको कोई सी बुक में नहीं मिलेगा भाई। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो बच गए जो लैटिस है उनको बोला जाता है इम्प्रोस लैटिस, इम्प्रोस लैटिस। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये ध्यान रखना, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जो बच गए भाई, जो 14 लैटिस थे उनको तो बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, और जो बच गए ना 14 लैटिस उनको बोला जाता है इम्प्रोस लैटिस। इसको देने वाला साइंटिस्ट इम्प्रोस था भाई, इम्प्रोस, इसलिए उस लैटिसों को बचे हुए को बोलते हैं हम इम्प्रोस लैटिस। जो बच गए 14, और जो 14 है उनको बोलेंगे ब्रेविस लैटिस। जब तक लिए धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये था आपके पास सेल पैरामीटर, बाकी की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।